नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीटी 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि पीटी 2026 में अगर 2025 में आपके क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, यानी 85 से भी कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 के आसपास सही हो रहे हैं, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2026 में पूरी तरीके से 2026 के लिए लग जाना है, जो कि नवंबर मध्य के बाद से आप देखेंगे दिसंबर के आसपास कैलेंडर आ जाएगा और अप्रैल के आसपास, अप्रैल 2026 के आसपास आपका जो है पेपर दिखाई पड़ेगा पीटी का। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई के पहले सप्ताह में मुझे लगता है कि आपका पेपर 2026 का होना चाहिए। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक पीटी 2026 के क्रम में हमने देखा था कि इतिहास क्या है और इतिहास के कितने प्रकार हैं, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, बेसिक बातें हमने समझ रखी है। हमने सिलेबस भी आपको बता रखा है कि 8 कोर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको तैयार करना ही करना है, और मैंने वेटेज भी आपको बता दिया है। ये लगभग 30-32 वर्षों के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने आपके सामने ये तथ्य और जो विश्लेषण था वो प्रस्तुत किया था। तो चलिए आज हम लोग जो है इतिहास के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट मुझे ऐसे लगते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, वो पॉइंट आप सभी लोग जरूर ध्यान में रखें। देखिए, यहाँ पर इतिहास में ही हमने आपको 3 भाग बताए थे इतिहास के। इतिहास के भागों की बात करें तो आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि हमने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हमने आपको बताया था। तो ऐतिहासिक काल में ही आप देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल में ही आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है पूरा पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पूरा तात्विक साक्ष्य के ही आधार पर जो है कालों की गणना की जा रही है, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु पढ़ा ना जा सका हो, यानी रिकॉर्ड ना किया जा सका हो, और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने 2 काल देखा था। कौन कौन से काल देखे थे? एक तो हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा हमने वैदिक सभ्यता भी देखा था। हालांकि वैदिक काल की कुछ बातों को अभी आप देखेंगे कि इतिहासकारों ने रिकॉर्ड भी कर लिया है, लेकिन वैदिक काल की जो प्राचीन लिपियां हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्राचीन संस्कृत की जो भाषा है उसको भी अभी डिकोड नहीं किया जा सका है। तो आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि जो है प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल बताया था, और आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कि जो है हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पर जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ये बात चल रही है किसकी? ये बात चल रही है प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे कि हमें पूरा पाषाण काल दिखाई पड़ता है। पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में नवपाषाण काल। अब देखिए, शब्दों को तोड़िए। पाषाण काल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप शुरू में देखेंगे मानव, जैसे अभी हम लोग तो आधुनिक मानव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मानव की प्रारंभिक जो अवस्था में दिखाई पड़ती है वो खाना बदोश की दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो फूड कलेक्टर की दिखाई पड़ती है, यानी खाद्य संग्राहक की दिखाई पड़ती है। अगर एनसीईआरटी आप सभी लोग पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में जो आरंभिक मानव है उनको केवल खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता था। खासकर बात की जाए पूरा पाषाण काल की, तो उस समय मानव जो है जंगलों में रहते थे। ठीक है, और एक प्रकार से आप देखेंगे कि किसी नदी या तटीय क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि उनको पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ आप देखेंगे कि गुफाओं में रहना। ठीक है, गुफाओं में रहने के साथ साथ फल फूल खाना। ठीक है, तो जो आप देखेंगे वर्तमान में जिस तरीके से आदिवासी रहते हैं या जंगली जंगल क्षेत्र में आप देखेंगे ट्राइबल एरिया है, उसी तरीके से उनका रहना और उनकी संस्कृति होती थी। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में आरंभिक मानव जो दिखाई पड़ता है वो केवल फूड कलेक्टर के रूप में दिखाई पड़ता है, खाद्य संग्राहक के रूप में। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ इसकी अगर तिथि क्रम की बात की जाए तो 5 लाख वर्ष से 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी या ईसा पूर्व के मध्य की जो समय अवधि है वो आप कहेंगे कि पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा मतलब पुराने, पाषाण मतलब पत्थरों का, काल मतलब समय।
तो पुराने पत्थरों के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां से पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एक तो आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत नर्मदा घाटी है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी गुफाओं में आप देखेंगे भीमबेटका की गुफा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर इन जनरल समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण काल को भी उपकरणों के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है। 3 काल कौन कौन से? एक तो निम्न पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अभी इसके लोकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये पाषाण के काल हमें दिखाई पड़ते हैं या पाषाण सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, उसको अभी हम लोग दूसरे स्लाइड में देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, जिसके अंतर्गत शल्क, गंडाशा, खंडक हमें दिखाई पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा। और दूसरी बात अगर देखें तो पेबुल भी दिखाई पड़ता है, पेबुल भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो पेबुल भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, पेबुल क्या होते थे? पेबुल जो है एक प्रकार से पत्थर होते थे जो पानी के बहाव में घिस जाते थे। ठीक है, और घिसने के बाद में आप देखेंगे एक विशेष प्रकार, विशेष आकृति के पत्थर दिखाई पड़ते थे। तो पेबुल हो गया, शल्क हो गया, गंडाशा हो गया, खंडक हो गया, इस तरीके के उपकरण जो है इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि ये तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कालक्रम बीतता गया वैसे वैसे पाषाण के जो उपकरण है वो और जो है और उनका आकार चेंज होता गया, उनका एक प्रकार से उनकी आकृति चेंज होती गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण देखेंगे। शुरू में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, जो है जानवरों को मारने के लिए, कोई पेड़ काटना है तो उसके लिए, ठीक है, कोई फल तोड़ना है तो उसके लिए बड़े बड़े पत्थर जानवरों को मारने के लिए। वहीं उसके बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर ये जो है जो पानी के जीव थे उनको भी मारने लगे, मछली मारना, फिर पक्षियों को मारना, इस तरीके से पत्थरों का आकार भी, पत्थर के जो उपकरण होते थे उनका आकार भी चेंज होता गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि आगे नवपाषाण काल में पॉलिश्ड उपकरण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल के 3 जो है हमें काल दिखाई पड़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें शल्क, गंडाशा और खंडक के उपकरण है, ये पत्थर के उपकरण है। ठीक है, पत्थर के उपकरण दिखाई पड़ते हैं। अगर स्थान की बात की जाए तो सोहन घाटी, वेलन घाटी में ये हमें जो है पूरा पाषाण काल के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। सोहन घाटी की बात करें तो ये सिंधु नदी की, सोन घाटी अलग है, सोहन घाटी अलग है, सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी मानी जाती है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है, प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल है। अब इसके अंतर्गत मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण के ही आपका दूसरा भाग देखेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें फलक संस्कृति दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो फलक जो है एक प्रकार से पत्थरों का, आप कह सकते हैं कि पत्थरों को जैसे बीच से काट दिया जाए या बीच से उसको तोड़ दिया जाए तो उसका जो फलक निकलता है, एक पीसेस निकलता है, उसी को फलक कहते हैं। और कई सारे उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल में जब फलक पाए गए तो उसको फलक संस्कृति कह दी गई। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर अस्थि है, ठीक है, खुरचनी है और दक्षिणी संस्कृति दिखाई पड़ती। तो खुरचनी जैसे आपने देखा होगा कि छोटा सा पत्थर रहता है और साइड में नुकीला सा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये पत्थर है आपका, ये ऐसे पत्थर है, ठीक है, और यहाँ पर ये नोकीला हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? खुरचनी बोलेंगे। ठीक है, खुरचनी है, तक्षणी है, तक्षणी भी आप देखेंगे लंबे आकार का पत्थर हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से पत्थरों के आकार को ध्यान में रखते हुए कालों का नाम डिसाइड किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये बात हो गई, हमने लोकेशन बात कर दी कि पहले आरंभिक जो मानव था वो नदियों के किनारे, गुफा के किनारे जो है गुफा में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। उसका कारण भी था कि कोई जंगली जानवर आकर के उनको खा ना जाए। दूसरी बात, खाने की जो व्यवस्था होती थी, खाने की और पीने की व्यवस्था नदियों के क्षेत्रों में अधिकतर दिखाई पड़ती है, क्योंकि नदियों के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हरा भरा क्षेत्र होता है, ठीक है, जंगल भी होता है। इस वजह से खासकर जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। आगे चल के अभी सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस तरीके की सभ्यताएं भी नदियों के किनारे विकसित हुई। मध्य पाषाण काल की बात करें तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कही जाती है, यानी पत्थरों का आकार यहाँ शुरू में तो बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे कालक्रम बीतता गया मानव ने ये समझ लिया कि अगर किसी जानवर को मारना है तो छोटे मोटे पत्थर से नहीं, नुकीले पत्थर से मारना है, और जो है नुकीले धारदार पत्थरों से मारना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति में पत्थर की आकृति भी छोटी हो गई और साथ ही साथ आप देखेंगे नुकीले भी हो गए। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है मध्य पाषाण काल का, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो वही नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वहीं पर आप देखेंगे
ये पाषाण संस्कृति दिखाई पड़ती है। बेतवा है, सोन है, बेलन घाटी है और नर्मदा नदी के आसपास भी आप देखेंगे कि ये संस्कृति दिखाई पड़ती है। पाषाण, नौ पाषाण काल की बात करें तो आप देखिए नौ पाषाण काल जो है काफी बाद की स्थिति है। पूरा पाषाण काल में तो मैंने आपको बता दिया कि 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो समय अवधि है वो पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में 9,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ये टेन्योर हमें दिखाई पड़ता है। वहीं नौ पाषाण काल की बात करें तो 7,000 बीसी से लेकर के 2,500 बीसी के आसपास की जो समय अवधि है वो दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो पत्थर हैं वो पत्थरों की विशेषताएं यहाँ पर बिल्कुल बदल जाती हैं, पॉलिश्ड पत्थर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इसी के जस्ट बाद आप देखेंगे महापाषाण काल हमें दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में बड़े, महा मतलब बड़े, पाषाण मतलब पत्थरों का काल दिखाई पड़ता है, जहां पर आप देखेंगे विशेष प्रकार के मानव को दफन करने की पद्धति दिखाई पड़ती है। वो मानव जो है मृतक शरीर को किस तरीके से दफन करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का खंड जो है रख दिया जाता था, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ताम्र पाषाण काल की देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे नौ पाषाण काल के बाद हमें महापाषाण काल, फिर आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो वहां पर ताम्र पाषाण काल भी दिखाई पड़ेगा। तो उसी के अंतर्गत हम लोग कायथा भी पढ़ेंगे, कायथा, बनास, आहार भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये संस्कृतियां जो है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझे कि मोटा मोटी आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। इस यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनते नहीं। हाँ, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये बताइए कि ये लोकेशन किस काल का है। अब देखिए ये आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृति थी, नौ पाषाण काल में पॉलिश्ड उपकरण था, और पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे कि 3 हमें इसके काल के विभाग दिखाई पड़ते हैं या वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। पत्थर के उपकरण के आकार के आधार पर तीनों की विशेषता थोड़ा सा आपको जान लेना है। अब देखिए लोकेशन वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि भाई मध्य पाषाण काल का लोकेशन कहाँ है, नौ पाषाण काल का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोग महापाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे जो है हड़प्पा सभ्यता की ओर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद महाजनपद काल, ये सारी चीजें देखेंगे। हालांकि इतिहास में कुछ तथ्यात्मक बातें ज्यादा है, ज्यादा समझने वाली चीजें है नहीं, तो मैक्सिमम पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको याद ही रखना है। समझने वाली चीजें तो आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ती है कहाँ पर, समझने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं फिर आगे चल के आधुनिक भारत में। इसमें कुछ तथ्यात्मक बातें ज्यादा दी गई। देखिए यहाँ पर नौ पाषाण काल के कुछ पॉइंट हम देखें, पहले पूरा पाषाण काल के स्थल देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब इसके स्थल देख लेते हैं कहां कहां पर ये पाया गया है। चलिए, एक तो पहले आपका दिखाई पड़ता है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका, 3 स्थल आपको याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के पास में। ठीक है, नर्मदा नदी। दूसरा कुरनूल, आपने पढ़ा भी होगा, कक्षा 7-6 की ही एनसीईआरटी में दी गई है। कुरनूल की गुफाएं, ये कुरनूल नामक स्थान, हालांकि यहाँ पर गुफाएं भी है, गुफाओं के पास में आप देखेंगे कुरनूल की गुफाएं। ये कहां पर है भाई? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, और एक पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ता है किसमें, पूरा पाषाण काल में, वो है हुंसगी। हुंसगी कहां पर है? कुरनूल हालांकि आंध्र प्रदेश में है, हुंसगी जो है वो आपका कर्नाटक में। कुरनूल कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक जो स्थान हमें दिखाई पड़ता है वो है हुंसगी। ये तीनों स्थान आप याद रख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, इससे अधिक आपका पूछा नहीं जाएगा। हुंसगी कहां पर है? ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो कुरनूल की गुफाएं, ये पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, भीमबेटका गुफा, और उसके बाद में आप देखेंगे हुंसगी। ये तीनों स्थान आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यही तीनों स्थान पूछा जाएगा। ठीक है, 9 पाषाणिक स्थल कुछ आपके दिखाई पड़ते हैं पाकिस्तान और कश्मीर वाले क्षेत्र में, साथ ही साथ आप देखेंगे मध्य भारत और
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं नवपाषाणिक स्थल। इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता दें, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट हैं जिनको नोट्स के माध्यम से भी आप सभी लोग याद कर सकते हैं। मैंने भी इनका नोट्स बना रखा है और नोट्स के माध्यम से मैंने भी तैयार किया था, ठीक है। नवपाषाणिक स्थल की बात करें, नवपाषाणिक स्थल, मैंने पहले आपको विशेषता बता दिया और फिर उसके बाद में स्थल को बता रहा हूं कहां पर कौन कौन से स्थल हैं। एक तो सबसे पहले जो आपको स्थल याद करना है वो है कौन सा, सबसे पहले जो स्थल है मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहां पर है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, ठीक है भाई। ये कौन सा स्थान है, ये नवपाषाणिक स्थल है। दूसरा बुर्ज होम, आपने पढ़ा ही होगा, बुर्ज होम जो है कहां पर है, बुर्ज होम जो है आपका है कश्मीर में, बुर्ज होम कश्मीर में है, ठीक है। और तीसरा जो स्थल आपको दिखाई पड़ता है, तीसरा स्थल कौन सा है भाई, तीसरा है कोल्डिहवा और महागढ़। इसमें दो स्थान है, ठीक है। कोल्डिहवा, यहीं पर आप देखेंगे चावल के दाने का साक्ष्य मिला है, कोल्डिहवा, ठीक है। और चौथा है महागढ़ा, कहीं कहीं महादहा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो महागढ़ा, महागढ़ा, महादहा भी अगर लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही स्थान है, ठीक है। ये यूपी में दोनों स्थान पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ एक क्षेत्र है, ठीक है। इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के पास में ये मिलते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ के प्रयागराज, कोल्डिहवा आपका कहां पर है, ये प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है। और ये जो महागढ़ा है वो प्रतापगढ़ में, ठीक है। और कुछ पॉइंट है आपके, देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट है आपके। चिरांद है बिहार में, चिरांद आपका जो स्थान है ये आप याद रखिए, यहाँ पर राख के टीले भी मिले हैं। एक पय्यमपल्ली स्थान आपका दिखाई पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो वहां पर भी आप देखेंगे राख के टीले हमें दिखाई पड़ते हैं। तो पय्यमपल्ली है और साथ ही साथ चिरांद है। चिरांद आपका कहां पर है, बिहार में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, मेहरगढ़ दिया रहेगा और फिर उसके सामने स्थान आपको दे देगा कि मिलान करिए, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल जानकारी नहीं पूछी जाती है। चिरांद के साथ साथ अभी मैंने एक स्थान बताया पय्यमपल्ली, ठीक है। पय्यमपल्ली ये कहां पर है भाई, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। एक लोकेशन और मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो है आपका हल्लूर है। हल्लूर आपका कहां पर है, हल्लूर जो है ये है आपका कर्नाटक में। हल्लूर कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। इतने लोकेशन याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप पाषाण काल से अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप छोड़ेंगे नहीं। आगे अभी हम लोग जब महापाषाण काल पढ़ेंगे तो वहां ब्रह्मगिरी और आदि चंद्रलूर नामक दो स्थान दिखाई पड़ता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहां कहां पर है और इसकी महापाषाण काल की विशेषता क्या है। तो नवपाषाण काल और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि हमें जो है पूरा पाषाण काल, इसके स्थल हमने देख लिया। अच्छा, मध्य पाषाण काल के भी कुछ स्थल आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल आप नोट करना चाहें, मध्य पाषाण काल। हालांकि मध्य पाषाण काल के बहुत प्रसिद्ध स्थल नहीं है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के जहां पर स्थल मिले हैं लगभग वहीं पर मध्य पाषाण काल के भी स्थल मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, आदमगढ़, और ये कहां का है, मध्य प्रदेश का है। और इसके साथ में एक और लोकेशन दिखाई पड़ता है बागौर राजस्थान का, बागौर राजस्थान का है, ठीक है। ये है आपका, साथ ही साथ और जो लोकेशन आपका दिखाई पड़ता है वो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका। वही चीज मैंने आपको बताया कि भीमबेटका भी आप देखेंगे, भीमबेटका भी आपका जो है हमें दिखाई पड़ेगा, किसमें, भीमबेटका भी हमें दिखाई पड़ता है मध्य पाषाण काल में। तो आदमगढ़ और बागौर दो ऐसे स्थान हैं जहां पर आप देखेंगे कि हमें मध्य पाषाणिक स्थल दिखाई पड़ते हैं, लोकेशन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया पाषाण काल के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण काल के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार महापाषाण काल, ठीक है,
इसकी बात करते हैं तो महापाषाण काल में जो सबसे प्रमुख बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये दिखाई, अच्छा इसके डेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि महापाषाण काल का जो डेट है वो है क्या। हालांकि जस्ट बात इन्होंने बताया तो 2500, आप कहेंगे कि 2500 बीसी के आसपास इसका डेट दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये जो महापाषाण काल है ये दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये है किस लिए, महा का मतलब बड़े, पाषाण का मतलब पत्थरों का काल, ठीक है। यहां पर मानव या मृतकों को दफनाने की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देखें एक हमें लोकेशन दिखाई पड़ता है, कौन सा, दक्षिण भारत का एक लोकेशन दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे आदि चन्नलूर और एक लोकेशन अभी मैंने और आपको बताया था ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये भी लोकेशन बताया था। तो आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी ये दोनों लोकेशन ऐसे हैं जो, ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटक में है और आदि चन्नलूर जो है वो आपका कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। ये सब दरअसल में राज्य भी और लोकेशन भी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना ही रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे और फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दक्षिण भारत में ये बड़े पत्थरों का काल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इससे पता क्या चलता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जो कुछ समय के बाद फिर आप देखेंगे डेड कर गया, तो फिर उसकी बॉडी को जो है दफना दिया जाता था और चारों तरफ बड़े बड़े शिलाखंड रख दिए जाते थे, उसी को महापाषाण काल। मान लीजिए ये बॉडी जो है ये एक उसमें रखा हुआ है, ठीक है, ताबूत में रखा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में उसको दफना दिया गया और बड़े बड़े पत्थरों से जो है चारों तरफ उसका घेरा कर दिया गया। तो बस उसी व्यवस्था को आप देखेंगे कि हमें महापाषाण काल के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। अच्छा यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि जो दिशा दिखाई पड़ती है वो उत्तर दक्षिण दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में मृतकों के शरीर को, महाराष्ट्र में यहाँ पर मृतकों के शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में करके लिटाया जाता था और फिर उसके बाद में उनका जो है उनका अंतिम संस्कार, यानी उनको एक प्रकार से ताबूत में बंद किया जाता था, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा इनकी होती थी। मृतकों के शरीर की जो दिशा, यानी जो शव अपनाए जाते थे उनकी दिशा जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा दिखाई पड़ती है। कौन सी दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए, और वहीं अगर बात की जाए कुछ और पॉइंट की, तो यहां पर कुछ पॉइंट जो देखने योग्य है। दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है उत्तर पूर्वी दिखाई पड़ता है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखेंगे दक्कन के दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी कश्मीर में ये प्रथा भी प्रचलित दिखाई पड़ती है। हालांकि कश्मीर में भी आप देखेंगे तो ये प्रथा हमें प्रचलित दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कश्मीर का कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये प्रथा जो है प्रचलित दिखाई पड़ती है, तो बुर्ज होम वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आप देखेंगे कि हमें जो है महापाषाणिक स्थल दिखाई पड़ता है। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, महापाषाणिक स्थल में आप देखेंगे कई प्रकार के हमें सामाजिक स्थिति का भी पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति दफनाया गया, किसी व्यक्ति का मृतक शरीर दफनाया गया, उसके साथ कई प्रकार के आभूषण भी मिलते थे। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता था कि कुछ वर्ग ऐसे होते थे जिनके पास जो है संपन्नता, आर्थिक रूप से संपन्न थे, और कुछ वर्ग ऐसे होते थे जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं थी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें लगता है कि इतने पॉइंट अगर महापाषाण काल के विषय में याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सोने के गहने वगैरह जो है कई सारे मृतकों के साथ रखे जाते थे जिससे आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगता था। तो ये आज आपका सेशन रहा दोस्तों। कल हम लोग जो है कायथा संस्कृति के विषय में और साथ ही साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे कल किसके बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।